Good morning, everyone. We have studied about the excess demand, that what is the meaning of excess demand and its related aggregate. We had already studied about excess demand, that what is excess demand. Excess demand is that situation in which aggregate demand exceed the aggregate supply at full employment level. कि excess demand वो demand है जहाँ पे aggregate जो डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, दैट मीन्स ऑल द पर्सन्स इन द इकोनॉमी आर फुल एम्प्लॉयड at that level. If our aggregate demand exceed the aggregate supply, it is called the situation of excess demand, right? मैंने आपको कल बताया था कि इससे सिर्फ प्राइसेस बढ़ते हैं, इससे हम आउटपुट को नहीं बढ़ा सकते हैं, right? And what is inflationary gap? Inflationary gap is simply the gap showing the excess current demand over the एग्रीगेट सप्लाई, कि एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के बीच जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड। ये मैं कल पढ़ा चुकी हूँ, आपको इन्फ्लेशनरी गैप भी करवा दिया था और एक सिंपल से एग्जांपल से मैंने आपको ये क्लियर भी करा दिया था। लाइक इकॉनमी में प्रोडक्शन 10,000 क्विंटल्स ऑफ राइस है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड राइस की 12,000 क्विंटल्स है। दैट मीन्स द डिमांड फॉर 2,000 इज़ एक्सेस बिकॉज वी डोंट हैव सप्लाई फॉर इट। इसका मतलब ये कौन सी सिचुएशन है? एक्सेस डिमांड, राइट। कल हमने रीज़न भी पढ़ लिए थे कि एक्सेस डिमांड इकॉनमी में कब होती है, कब लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं चीज़ों की। कब करते हैं? व्हेन अवर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम राइस, कि जब हमारी खर्च करने की आदतें बढ़ जाती है, एंड व्हेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड राइजेस बिकॉज ऑफ राइज इन क्रेडिट फैसिलिटीज़, कि जब आप प्राइवेट लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करते हो क्योंकि आपको क्रेडिट फैसिलिटीज़ मार्केट से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ईजिली प्रोवाइड हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, और जब पब्लिक, दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री स्पेंड मोर इन द इकॉनमी, कि जब गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इकॉनमी पे ज़्यादा स्पेंड करती है, दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। व्हेन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड, जब एक्सपोर्ट की डिमांड भी बढ़ जाती है तो उसे भी क्या बोलते हैं हम? ड्यू टू दिस रीज़न ऑल्सो अवर डिमांड राइजेज। जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो भी डिमांड बढ़ जाती है, राइट। और जब गवर्नमेंट टैक्सेस लेना कम करती है तो हमारी डिस्पोजल इनकम बढ़ जाती है, दैट मीन्स हमारे पास जो बचे हुए पैसे हैं वो बढ़ जाते हैं, उससे भी हम डिमांड ज़्यादा करते हैं। नाउ द इम्पैक्ट और इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन प्राइस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये टॉपिक भी हमने कल डिस्कस कर लिया था कि जब एक्सेस डिमांड होती है तो प्राइस तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, कि मार्केट में जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और हमारे पास सप्लाई उतनी नहीं है कॉप करने के लिए, उसको मैचअप करने के लिए हमारे पास उतनी सप्लाई नहीं है, द प्राइसेस विल श्योरली विल राइज। ओके, ना नेक्स्ट इफेक्ट ऑन आउटपुट, कि एक्सेस डिमांड हैज़ नो इफेक्ट ऑन आउटपुट, कि इकॉनमी में आउटपुट पे एक्सेस डिमांड का बिल्कुल कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वी ऑल आर वर्किंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ऑलरेडी इकॉनमी इज़ वर्किंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि इकॉनमी पहले से ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रही है। दैट मीन्स कि इकॉनमी में जितने भी लोग काम करने वाले हैं वो सबको वर्क अवेलेबल है, एंड ऑल आर एंगेज इन डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़, सो output will not be rise in any condition, right? Now the effect on employment. Up there will be no change in level of employment also. कोई एम्प्लॉयमेंट पे तो हो ही नहीं सकता चेंज, क्योंकि वो सारे सभी लोग काम कर रहे हैं जिनको वर्क नेसेसिटी है, या जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, ऑल वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज इन doing something. Now measure to control the excess demand. We can control the excess demand with the help of the following policies. अब हमारा फोर्थ टॉपिक है कि अगर इकॉनमी में एक्सेस डिमांड है, ठीक है, एक्सेस डिमांड मीन्स लोगों की डिमांड ज़्यादा और हमारे पास सप्लाई कम है, तो हम क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्योंकि प्राइसेस राइज होना ये भी तो बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है ये, क्योंकि इससे जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको अल्टीमेटली उसको सफ़र करना पड़ता है, चीज़ें महंगी होती जा रही है। जो हमारी लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो तो और पुअर होता जा रहा है, उनकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। सो व्हाट द गवर्नमेंट हैव टू डू to control this excess demand? So see here, first one, government takes three type of steps: through monetary policy, government try to control, and through fiscal policy. Let's discuss both in detail. Like monetary policy is the policy of central bank of a country to control money supply and availability of credit in the economy. कि इकॉनमी में मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है जो सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है, किस लिए? इकॉनमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए और इकॉनमी में क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए,
ठीक है, कि लोगों के पास मनी सप्लाई भी लिमिटेड हो, लोगों के पास क्रेडिट भी लिमिटेड हो, इसीलिए गवर्नमेंट क्या बनाता है, मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक जो बना रहा है, राइट। सेंट्रल बैंक क्या क्या स्टेप लेता है? First of all, quantitative instrument of general tools of monetary policy. These are the instrument of monetary policy that affect overall supply of मनी और क्रेडिट इन द इकॉनमी, कि ये क्वांटिटेटिव, दैट मीन्स ये ओवरऑल सभी सेक्टर को इफेक्ट करते हैं. दीज इंस्ट्रूमेंट डू नॉट रिस्ट्रिक्ट और डायरेक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू सम स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ द इकॉनमी, कि ये इकॉनमी के कुछ खास या कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को ही रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है फ्लो, लाइक बैंक रेट. ठीक है, मैंने आपको सेंट्रल बैंक के चैप्टर में ये सब बैंक रेट करवा दिया है. सो इंक्रीज इन बैंक रेट. अब देखो, बैंक रेट इज द रेट. बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट है जिसकी वे सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटीज़, कि वो रेट जिस पे कि सेंट्रल बैंक लोन देता है किसको? कमर्शियल बैंक को, एक स्पेसिफिक रेट पे, उसको हम बैंक रेट बोलते हैं. विच हैज़ टू बी remembered is that central bank lends to commercial bank and not to general public. Yes, no, sorry, it is written that central bank lends to commercial bank, that is right, कि central bank सिर्फ commercial bank को लोन देता है, general public को नहीं देता है. इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज कर देता है, सपोज सेंट्रल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से 12% राइज कर देता है कमर्शियल बैंक के लिए, तो कमर्शियल बैंक भी जनरल पब्लिक के लिए 12 से 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज कर देंगे, क्योंकि उन्होंने भी तो ये मनी बोरो करी है, किससे? सेंट्रल बैंक से. तो इस कंडीशन में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है लोन का, तो लोग बोरो करना कम कर देंगे, इकॉनमी में अवेलेबिलिटी ऑफ मनी कम हो जाएगी. ठीक है, और अगर डिपॉजिट का इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर इंक्रीज़ कर दें, तो लोगों के पास जितना भी एक्सेस मनी है वो लोग बैंक्स में डिपॉजिट करवा देंगे, और इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जितना भी एक्सेस पैसा है वो बैंक्स में चला जाएगा, और हम इन्फ्लेशन को, महंगाई को कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे. नाउ इट फोकस द कमर्शियल बैंक टू इंक्रीज देयर लैंडिंग रेट्स. ये कमर्शियल बैंक को भी फोकस करेगा कि अपने लोगों को जो लैंड करना है, आपने लोगों को जो लोन देने हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो, विच डिस्करेज बोरोर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स, विच डिस्करेज इन्वेस्टमेंट, जिससे कहते हैं कि बोरो भी डिस्करेज होंगे बोरोर्स, कि वो कम लोन पे पैसा लेंगे और इन्वेस्टमेंट भी इकॉनमी में नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इकॉनमी में क्या है, ऑलरेडी इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज्ड है, हमें उसको कंट्रोल करना है. नेक्स्ट, अगेन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंड्यूसेस हाउस होल्ड. अगर इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो वो क्या करेंगे? सेविंग करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट होंगे और ख़र्चा कम करेंगे. ठीक है, क्योंकि बैंक्स में उनको उनके पैसे पर अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. तो इस तरह भी एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड. हम इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे, कंजम्पशन भी, जिससे कि हम एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर पाएंगे. तो ये सब मैंने किसके बारे में बताया आपको? बैंक रेट के बारे में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आज इज रेपो रेट. रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होती है दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच commercial bank borrow money from central bank for short period for selling their financial security to the central bank, कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे कमर्शियल बैंक, सेम वही कमर्शियल बैंक ने बोरो किया है मनी सेंट्रल बैंक से, किस लिए? शॉर्ट पीरियड के लिए. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड रेपो रेट. अब कहता है कि वो सिक्योरिटीज़ भी अपनी कुछ सिक्योरिटीज़ वो किसके पास रखते हैं? कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं लोन लेने के लिए. इट इज़ कॉल्ड रीपर्चेज रेट एज दिस इन्वॉल्व कमर्शियल बैंक सेलिंग सिक्योरिटी. इसको हम रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं. ठीक है, सो कीपिंग सिक्योरिटी एंड बोरोइंग इज रेपो रेट इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड लैंडिंग टू इन्फ्लेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक राइजेज रेपो रेट दैट डिस्करेज कमर्शियल बैंक. अब इसी के ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं कि सेंट्रल बैंक रेपो रेट को राइज कर देगा, जिससे कि कमर्शियल बैंक डिस्करेज होंगे, वो सेंट्रल बैंक से बोरो नहीं करेंगे. इस तरह इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑफ कमर्शियल बैंक. ठीक है, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग पहले इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा हो गई है. इट फोकस द कमर्शियल बैंक टू इंक्रीज देयर लैंडिंग रेट्स. तो उसे क्या होगा? वो फोर्सफुली, जो कमर्शियल बैंक है उनको फोर्सफुली अपने लैंडिंग रेट्स, यानी कि अपने जो लोन पे देने के रेट्स हैं वो इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, जिससे बोरर्स सेम वे में फिर कम लोन लेंगे और इन्वेस्टमेंट भी कम होगा. सेम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाउस होल्ड सेम सेविंग ज़्यादा करेंगे और अपने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम करेंगे, जिससे इकॉनमी में हम एक्सेस डिमांड को कम कर पाएंगे. राइट, नाउ द रिवर्स रेपो रेट.
रिवर्स रेपो रेट कौन सी बताई थी मैंने? रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है कि कमर्शियल बैंक के पास जो एक्सेस मनी पड़ी है वो क्या करते हैं, इस मनी को आरबीआई में डिपॉजिट करवा देते हैं, और उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो कौन सा रेट होता है? रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट को क्या करना है? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन है, तो रिवर्स रेपो रेट इज़ इंक्रीज्ड। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देना है ताकि कमर्शियल बैंक मोटिवेट हो कि वो अपने सारे के सारे एक्सेस फंड कहाँ डिपॉजिट करवा दे? सेंट्रल बैंक में, राइट, एंड डिक्रीज द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाए जिससे एक्सेस डिमांड हमारा कंट्रोल हो जाए। सेम ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या था कि ओपन मार्केट से हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स को। तो अगर हमारी सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की, इकॉनमी में ऑलरेडी एक्सेस डिमांड है, इन्फ्लेशन सिचुएशन है, तो सेंट्रल बैंक सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो सेंट्रल बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करना स्टार्ट कर देंगे, बॉन्ड्स को सेल करना स्टार्ट कर देंगे टू कमर्शियल बैंक। किसको? कमर्शियल बैंक को। विद द सेल ऑफ दीज सिक्योरिटीज़, जब वो इनको सिक्योरिटीज़ को बेचेंगे, द पावर ऑफ, तो उससे क्या होगा? सिक्योरिटी बेचने से, अगर वो सिक्योरिटीज़ को सेल आउट कर रहे हैं तो कमर्शियल बैंक के पास मनी आ जाएगी, और कमर्शियल बैंक के पास सर्टिफिकेट्स आएंगे, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, बॉन्ड्स आ जाएंगे, और पैसा किसके पास चला जाएगा? आरबीआई के पास, और इससे इकॉनमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और इससे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन भी कंट्रोल हो जाएगी। नाउ इंक्रीज इन वेरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट और लीगल रिजर्व रेशो, कि बैंक्स लीगल रिजर्व रेशो वो रिजर्व रेशो होती है, इसको हम स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रेशो भी बोलते हैं और लीगल रिजर्व रेशो भी बोलते हैं। CRR एंड SLR, कैश रिजर्व रेशो, वो पैसा जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कराना पड़ता है, और SLR होती है कि कमर्शियल बैंक को अपने पास भी कैश ट्रांजेक्शन करने के लिए कुछ पैसा कैश रखना पड़ता है। तो बैंक क्या करता है कि जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो तो इन दोनों को ही, CRR और SLR दोनों को इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि जब बैंक CRR ज़्यादा डिपॉजिट करवाएंगे कमर्शियल बैंक को, सो दे हैव लेस लैंडिंग कैपेसिटी, एंड दिस वे एक्सेस डिमांड शुड बी कंट्रोल्ड। नाउ कैश रिजर्व रेशो इंक्रीज इन CRR, सेम वे इट रिक्वायर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट। होती क्या है? ये होती है बैंक के टोटल डिपॉजिट की मिनिमम परसेंटेज विच दे रिक्वायर टू keep with the central bank, and commercial bank have to keep with the central bank a certain percentage of their deposit, right? So that is CRR. For example, जैसे यहाँ दिया है कि 10% अगर CRR है तो, और टोटल डिपॉजिट बैंक में कितने हैं? 100 करोड़ के, तो इसका अगर हम 10% कैलकुलेट करें तो वो 10 करोड़ आता है। इसका मतलब कमर्शियल बैंक को 10 करोड़ रुपए कहाँ डिपॉजिट कराने पड़ेंगे? सेंट्रल बैंक में, राइट? तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इसको 10 से 20% राइज कर देंगे, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली अब बैंक को कितने पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे? 20%, यानी कि बैंक को अब 20 करोड़ रुपीज़ डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे उनकी लैंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी, लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज SLR, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रेशो। स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रेशो इज द मिनिमम परसेंटेज, मैंने बताया आपको कि मिनिमम परसेंटेज किसी बैंक के टोटल डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स का जो उनको लीगली अपने पास कैश फॉर्म में रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि बैंक के कंज्यूमर कभी भी जा सकते हैं कैश लेने, तो कभी भी बैंक के पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स ना हो, इसलिए उनको एक मिनिमम परसेंटेज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व अपने पास कैश में मेंटेन करना पड़ता है, ड्यू टू द गाइडलाइंस विच आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। नाउ in the situation of excess demand, the central bank increase the SLR, that will reduce the cash reserve of commercial bank, and same way it reduces the credit availability of the economy, ठीक है, कि जब excess demand की situation हो, सेंट्रल बैंक इस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को बढ़ा देता है, और जिससे कि बैंकों की क्रेडिट कैपेसिटी कम हो जाती है और इकॉनमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को हम कॉप